तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सारे पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जरा हम मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं कि जब हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज नहीं हो बल्कि एक चार्ज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो एक सरफेस के ऊपर या एक लाइन के ऊपर या 3 डायमेंशन वॉल्यूम में, तो वो एक पॉइंट चार्ज पर क्या फोर्स अप्लाई करेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के का जो हमारा फोर्स होने वाला है सब उसके बारे में। सपोज करो कि ये हमारा कोई वायर है, ठीक है, ये हमारा कोई वायर है, इस पे प्लस चार्ज है सारा, ये चार्ज वायर है, ठीक है, एल लेंथ का एक चार्ज वायर है। यहां तक समझ में आ गया? एल लेंथ का एक चार्ज वायर है जिसपे टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है, जिसपे टोटल चार्ज क्यू है। अब इससे ना यहां पे कोई चार्ज है जिसका नाम Q1 है, ठीक है, यहां से कोई चार्ज जिसका नाम क्या है, Q1 है। तो बताना है कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, इसकी हम डेरिवेशन, सपोज ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो हम कैसे करेंगे वो देखो। सपोज करते हैं, देखो अब इतना बड़ा के लिए तो हमें पता नहीं है कि हमें बस अभी तक क्या पता है, हमें बस इतना पता है कि यार 2 पॉइंट चार्ज हो ना, ये Q1 मतलब 2 पॉइंट चार्ज बीच में r डिस्टेंस हो तो हम कूलम फोर्स लगा देते हैं Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इससे ज्यादा तो हम कुछ को पता ही नहीं है। कूलम्स लॉ अप्लाइड होता है ओनली पॉइंट चार्ज पे, मतलब जब एक पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। लेकिन यहां तो पॉइंट चार्ज है नहीं, एक पॉइंट चार्ज है, बट ये सारा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरी तरह से पूरी वायर पे चार्ज फैला हुआ है। तब हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखो दोस्तों, हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो कूलम भाई साहब ने बता दिया, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए कूलम ने कुछ नहीं बोला। तो हम जरा अपना मैथ लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अगर एक बात करो दोस्तों, सपोज करो यही पेन, यही मार्कर है, इसको हम बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर दें, छोटे 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 पीस कर दें, वापस से उन सारे पीस को जोड़ दें, एक तरह से फिर से ये मार्कर बन जाएगा। बिल्कुल मतलब लॉजिक सोच लो इस तरह से, मान लो कि इतना बड़ा वायर है, इसको हम बिल्कुल छोटे 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 हिस्से में कर दें, बिल्कुल ये तो सोचना है, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्से में कर दें, लास्ट में इन सारे हिस्सों को एक दूसरे से ज्वाइंट कर दें तो एक पूरा वायर बन जाएगा। तो यही सोचो दोस्तों, एक पूरे वायर पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर हम इसको छोटे 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 पार्ट में बांट दिए, मान लिया यहां से एक छोटा पार्ट हम ले लिया जिसका नाम है डी क्यू, ठीक है। अब ये पूरे पे क्यू चार्ज है तो हमने छोटा सा जो हिस्सा लिया उस पर डी क्यू चार्ज मान लिया हमने, क्योंकि पूरे पे क्यू है तो छोटे से एक पे छोटा सा चार्ज होगा, इसलिए हमने डी क्यू मान लिया। और ये छोटे से हिस्से की लंबाई है उसको हम डीएल मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी की लंबाई एल है तो छोटे से हिस्से की लंबाई डीएल हो जाएगी। तो यहां से अगर देखो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे वायर का एक छोटा सा हिस्सा काटूं और उस पे डीक्यू चार्ज हो और उसकी लंबाई डीएल हो, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डीक्यू बटे डीएल, जो हमने कल पढ़ा था। तो अगर यहां से डीक्यू निकालो तो लैम्डा इंटू डीएल होगा। समझ में आ गया यहां तक? एक लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल था, जब पूरे पे क्यू चार्ज हो, एल लेंथ हो, तो क्यू अपॉन एल होगा। बट अगर हमने इस किसी चार्ज में से कोई एक छोटा सा हिस्सा काटना है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, तो जो डीक्यू चार्ज होगा, जिसपे डीक्यू चार्ज है उसकी लंबाई डीएल हो, तो लैम्डा इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएल। यहां तक क्लियर है? तो आइए दोस्तों हम इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगर मेरे पास छोटा सा चार्ज है तो हम इस छोटे से चार्ज के कारण, जो हमारा छोटा सा चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक तरह से हमने क्या किया समझो, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने एक छोटा सा चार्ज काट लिया DQ नाम का, ठीक है, जिसकी लंबाई dl है, और यहां से जो इस चार्ज की डिस्टेंस है ना r है, मान लिया कि r है, ठीक है, मान लिया कि r है, ठीक। तो देखो क्या होगा, बेसिकली यहां होने वाला क्या है, अब देखो ये छोटा सा चार्ज है तो हम लगा सकते हैं कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ चलो छोटे से चार्ज पे तो वैलिड है, तो लगाते हैं जरा कूलम्स लॉ। यहां पे जब हम कूलम्स लॉ लगाएंगे तो F इक्वल टू हमारा जो निकलेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के लिए लगाऊं कूलम्स लॉ, तो यहाँ पे जो हमारा F निकलेगा वो F क्या हो जाएगा दोस्तों, K DQ
इंटू Q1 अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया है? हमने क्या लिखा, ये dq जो हमने छोटा सा चार्ज काटा, और ये Q1 इंटू आर स्क्वायर, ये हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। तो अब जरा बात करते हैं दोस्तों, जब छोटे से चार्ज जब इस पे फोर्स लगा रहा है तो छोटा सा फोर्स होगा, इसलिए हम डीएफ लिख रहे हैं। अब इस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। डीएफ हो गया हमारा, तो डीएफ इजकल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ बोल रखा है। ओके, तो अब जरा देखो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, अब ये छोटा सा चार्ज इस पे डीएफ फोर्स लगा रहा है। जब ऐसे ऐसे चार्ज को हम ज्वाइन कर दे, इतना चार्ज और इतना चार्ज, इतना चार्ज, मतलब इस चार्ज को पूरा इधर भी इंटीग्रेट कर दे, मतलब जोड़ दे। हमने क्या किया दोस्तों, इस वायर को पहले बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, जिसमें से ये एक छोटा सा टुकड़ा है, जिससे कि हमने ये कूलम्ब्स फोर्स निकाल लिया कितना लगेगा। अब क्या कर रहा हूं, ऐसे ऐसे जो हमने टुकड़े काटे थे ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे, अब इसको इधर भी बढ़ा के जोड़ रहा हूं, इसको इधर भी जोड़ रहा हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे टुकड़े। तो एक तरह से पूरा एल लेंथ का वायर बन जाएगा, एल लेंथ का वायर बन जाएगा ना, जब हम इसको पूरी तरह से ज्वाइंट कर देंगे तो हम देखो क्या कर रहे हैं, जब ये कहने का मतलब है 0 से लेके एल लेंथ तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन नहीं आता तो शायद आपको ये मुश्किल होगा समझने में। कुछ नहीं है इंटीग्रेशन, कि जो आपने कटिंग किया था, एक छोटा सा पार्ट निकाला था, छोटे से पार्ट के कारण जो इस पे कूलम्ब्स फोर्स निकाला था, अब इसी छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके एल तक। तो हम इसको 0 से लेके एल तक इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों, ठीक है। तो अब इसमें तो कुछ है नहीं, इसका तो हो जाएगा हमारा एफ, डी और एफ का इंटीग्रेशन हमारे पास एफ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा के, यहां से निकलेगा Q1 अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि देखो Q1 कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट। हालांकि इसमें गलती है, मैं बताऊंगा गलती क्या है, अभी बात समझो। अभी मान लो सपोज करो कुछ गलती नहीं है, अंदर में हो जाएगा 0 से लेके एल dq, ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब जरा dq की वैल्यू देखो, dq बराबर क्या है, लैम्डा इंटू डीएल है। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं लैम्डा इंटू डीएल, तो f बराबर के Q1 अपॉन आर स्क्वायर 0 टू एल इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू पुट करके लैम्डा इंटू डीएल। बस ये आपका निकल गया टोटल फोर्स, जो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे, मतलब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस पे फोर्स लगाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक गलती है। गलती क्या है, क्या ये आर स्क्वायर होगा? सब कुछ सही है, इसी में गलती है। आप सोचो जरा, मैं बताता हूं यार। हमने बोला है कि dq हमने ये काटा, अब dq हम dq मतलब 0 से लेके एल लेंथ तक पूरा dq मिला देंगे ना, तो हमारा ये कंप्लीट फोर्स निकलेगा। लेकिन एक बात सोचो जरा, जब आप dq यहां काटे थे तो यहां से यहां तक का लेंथ आपने r माना, यहां से यहां तक का लेंथ आपने r माना। अब आप जब dq इंटीग्रेट करोगे तो अब बताओ, अगर dq अगर यहां पे होगा तो लेंथ तो ये कंसीडर किया जाएगा। जब dq यहां पे आएगा तो dq से q1 का लेंथ ये होगा, dq यहां पे आएगा तो लेंथ ये हो जाएगा, उसी तरह से dq यहां पे आएगा तो लेंथ ये हो जाएगा। क्या ये सारी लेंथ r के बराबर होगी? नहीं होगी ना। तो कैसे हम यहाँ पर r का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ये मिस्टेक है या नहीं है? अक्सर बुक में आपको ऐसा मिलेगा, या लोग भी ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ये हम नहीं मान सकते। क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में ये r भी बदलेगा दोस्तों। इसके लिए r, ये r हो जाएगा, इसके लिए ये r होगा, इसके लिए ये r होगा। जब हम यहां पे इंटीग्रेशन करते हुए पहुंचेंगे तो इसके लिए ये r होगा। तो इसलिए हमें r को बदलना पड़ेगा। r को हमें इस तरह से लिखें कि यूनिवर्सल वैलिड हो जाए। तो ये तो हमें बस इसके लिए लिखाना r, तो इस r को जरा चेंज करने की सोचते हैं। तो आप दिमाग लगा, इसको चेंज कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, आप इसको, अगर आपको r को चेंज करना है तो आप वेक्टर सोचना पड़ेगा। देखो जरा मेरी बात समझो, ये हमने बनाया वायर। देखो अब इसको हम, इस चीज को हम सही कैसे करेंगे, यहां तक समझ आएगा। मैं बस रिजल्ट रख रहा हूं, यहां जो हमारा रिजल्ट निकला है ये जिसमें कि हम r को थोड़ा सही से लिखेंगे, और ताकि हमारा फाइनल सही रिजल्ट आए। देखो दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सही करने के लिए जरा सा ये यूनिवर्स बना लिया जहां हम लोग रह रहे हैं। इस यूनिवर्स में एक छोटा सा वायर है हमारे पास, जिसपे कि चार्ज है प्लस 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 प्लस, और एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट चार्ज है Q1। और यहां से हमने क्या किया कि हमने यहां पर एक छोटा सा पीस काट लिया, और यहां से यहां तक की हमने डिस्टेंस बोल दी थी कुछ भी। अभी मान लो r, उस समय हमने r बोला था, मान लिया a है, ये b है। देखो इस चीज को जरा यूनिवर्सल बनाने के लिए क्या करते हैं, सोचो। जब ये पीस यहां पे काटा तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस मान लिया कि ये r था, r वेक्टर।
ये आर वेक्टर इसको डिनोट कर रहा था, और ये जो Q1 है इसको हमारा डिनोट करने वाला है R1 वेक्टर। अब देखो दोस्तों, मान लो कि ये पीस ना, ये तो हमने एक DQ के लिए निकाल लिया था, ये तो DQ के लिए है ना, DQ के लिए लेंथ है। अब सपोज करो कि DQ को जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L तक, एक समय आएगा जब DQ का एक छोटा सा हिस्सा यहां आएगा, तो उस समय ये वाला R बदल जाएगा, ये वाला R ये होगी, तो उसके मतलब ये जो हमारा रिजल्टेंट है, ये पॉइंट उस समय यहां आ जाएगा, तो उसी केस में ये जो R वेक्टर यहां जा रहा था वो यहां आ जाएगा। ठीक है, जब A करते हुए यहां आएगी तो ये A पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा, और ये जो R वेक्टर था वो यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा? मिटा देखो, ये हमें पहले, ठीक है। अब इसी तरह से जब ये पॉइंट वेक्टर होते हुए यहां पे आएगा, ये वाला पॉइंट A, तो ये जो R वेक्टर था वो ऐसे आ जाएगा R वेक्टर, और ये जो हमारा ये वाला लाइंस थी वो ऐसे आ जाएगी। तो कुछ समझ में आया यहाँ पे? नहीं आया? फिर से समझो, मैं बता रहा हूं। बेसिकली क्या है, वो R मूवमेंट हो रही है, ये हमारा जो वायर है प्लस 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 चार्ज है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट Q1 है। पहले हमने DQ यहां लिया था, तो ये डिस्टेंस थी, ठीक है, ये ओरिजिन बना दिया। एक वेक्टर ये बता रहा है, एक वेक्टर इसकी इनिशियल पोजीशन बता रही है। दूसरी चीज, अगर सपोज ये Q1 हमारा यहां पे आए, ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, तो जब ये पॉइंट, तो उस समय हमारा ये वेक्टर क्या होना चाहिए, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो ये वाला वेक्टर ये था, अब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ में आया ये क्या मैं बोल रहा हूं? सॉरी, A से B रिजल्टेंट ऐसे है ना, और A से B, मैं मिस्टेक कर रहा हूं, मतलब ये इस पे फोर्स लग रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पूरा वायर इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये, ओके। तो यहां से देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां तक समझ में आ गया? तो ना मैं जरा इस चीज को सही करने के लिए क्या कर रहा हूं, समझो। मैं इस चीज को वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं। जो हमने ये R लिया था ना, ये R यहां से यहां तक मूव कर सकता है, इसलिए इसको हम वेक्टर के फॉर्म में बना के लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे आप जरा समझो फाइनल आंसर की ओर, ठीक है। तो देखो, ये हमारा वो वायर है जिसपे हमारा पूरी तरह से प्लस चार्ज है, ये हमारा वो एक्सिस है। पहले हमने यहां पे DQ काटा था, और ये DQ यहां से R डिस्टेंस, R वेक्टर इस तरह से है, और यहां पर कोई पॉइंट चार्ज Q1 है जो इस तरह से R1 पॉइंट वेक्टर पे है, ठीक है। ये हमारा R1 वेक्टर है, ये हमारा R वेक्टर है। इस केस में जो हमारा ये होगा, ये क्या कर रहा है, इस पे क्या लगा रहा है दोस्तों, एक तो इस पे फोर्स लगा रहा है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वेक्टर है, मान ले इसको हम कह दिया A है, ये B है, ये O है, ठीक है। तो जरा ट्रिंगल लॉ लगा इधर, देखो ये वेक्टर इधर से गया, ये वेक्टर इधर से गया, और ये इसका हो गया परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ O भी रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर आप 11th क्लास पढ़े होगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रिंगल में क्या होता है, देखो ये इधर की डायरेक्शन में गया, इधर में गया, ये इधर आना चाहिए था लेकिन ये उल्टा आ गया, तो ये हमारा परिणामी वेक्टर हो गया रिजल्टेंट। तो OB बराबर हमारा हो गया यहाँ पे OA प्लस AB, ठीक है। तो यहां मतलब OA प्लस AB, तो हम यहां से क्या निकालेंगे दोस्तों, AB की वैल्यू निकालेंगे, तो OB माइनस OA आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाला, AB की वैल्यू निकाला, AB की वैल्यू, तो OB माइनस OA आ गया। तो देखो AB जो हमारा है, ये AB जिसको, जो कि अभी Q यहां है, तो ये AB हुआ, मान लो ये पॉइंट उठ के यहां जाएगा तो ये AB हो जाएगा, तो उसमें ये R वेक्टर यहां पे आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं। तो यहां पे AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू, OB का वैल्यू क्या है यहाँ पे R1 डैश है, माइनस OA की वैल्यू क्या है, R है, ठीक है। तो OB इक्वल टू मतलब R1 माइनस R। तो बेसिकली हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा, इसका एक रिजल्ट, ये जो AB जो हमने यहाँ पे R ले लिया है, बेसिकली इसको हमें इस वेक्टर से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये AB वेक्टर होगा, क्योंकि ये पॉइंट यहां होगा तो AB यहां पे ऐसे वेक्टर डिनोट करेगा। अगर AB यहां पर हो जाएगा DQ, तो AB यहां पर हो जाएगा। अगर हम चार्ज यहां पे काटे तो AB यहां पे आ जाएगा। तो ये तो फिक्स रहेगी, उसके हिसाब से ये वेक्टर भी मूव करता रहेगा। तो फाइनली परिणामी तो फिक्स रहेगी, ओवरऑल रिजल्टेंट फिक्स रहेगा जो AB होगा। AB हमारा जो रिजल्टेंट है। तो दोस्तों इस चीज को जो हमने पहले R बोला था उसको हम AB से रिप्लेस करेंगे। लेकिन देखो रिप्लेस करने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कर देंगे रिप्लेस। तो इसको रिप्लेस कैसे करें, मेन प्रॉब्लम यहां भी तो है, ये समझो पहले। जब मैं रिप्लेस, यहां तक तो समझ में आ गया।
कि जो हम आर लिए हैं उसको हम ए बी बोलेंगे, तो इसको हम ए बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ। अब ये वेक्टर फॉर्म में है तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे फिर रिप्लेस करेंगे। तो यहां देखेंगे दोस्तों कि ये जो है ना, ये बेसिकली ये एफ है। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है मुझे, तो आप समझो पहले वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। वेक्टर फॉर्म में हम ये दर्शाते हैं, उसमें कुछ डायरेक्शन दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ एफ पे वेक्टर लगा दूं ना, तो यहां पर हमें डायरेक्शन लगानी पड़ेगी आर की यूनिट वेक्टर। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पहले हमने जो डीक्यू काटा था तो इस डिरेक्शन में हमने आर बोला था, तो आर इस डायरेक्शन में जिसको हम आर यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको आर यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। मतलब अगर कोई फोर्स एक ही लाइन के लॉन्ग, तो जैसे कि देखो तीन तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं, जैसे कि ये हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, ठीक है, ठीक है। ये एक्स की डायरेक्शन, ये वाई की डायरेक्शन, ये जेड की डायरेक्शन। इसलिए आर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है हमने आर कैप मान लिया, ठीक है। तो उसी फोर्स का हम डायरेक्शन दिखाने के लिए आर कैप का यूज किए। अब आर कैप की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है। अब इस फोर्स की वैल्यू नहीं चेंज हुई, इसलिए हमने आर कैप लगाया। अब एक चीज यहां पर समझो दोस्तों, यहां पे एक चीज आपको जो समझना है वो ये समझना है कि जो हमारा ये आर होता है ना, जो हमारा मान लो ये कोई एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वेक्टर बराबर होगा मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। मतलब कि किसी भी जो वेक्टर होता है उसका वेक्टर को लिखने का तरीका होता है कि इस डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट वेक्टर क्या है। इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड तो हमारा एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, इसलिए जो एक्स वेक्टर होता है एक्स वेक्टर का मॉडुलस इनटू आई कैप होता है। अगर आप ये 11th पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगी। तो जरा देखो हमने इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें आर का भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, नीचे भी आर का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जब आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यू। तो यहां लिख रहा हूं आर क्यू, और आर इंटू यूनिट वेक्टर, और इस दोनों के सम को बोलते हैं, ये समझ में आया, ये बोलते हैं आर वेक्टर, जो ये आर वेक्टर डिनोट कर रहा है। तो मैं इसको जरा रिप्लेस करता हूं और यहां पे लिख देता हूं आर वेक्टर, ठीक है। अब चूंकि इस आर को भी ना अंदर ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि अब वेक्टर फॉर्म ऐसे बाहर कर लेना कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूं ये आर क्यू और आर साथ में रहते, ठीक। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो ए बी जिसको हम पहले आर बोले थे ना, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा, इस आर के जगह आपको क्या लिखना है, इस आर के जगह इस पूरे का पावर 3, मतलब इसके जगह लिखना है R1 माइनस आर का क्या होगा, इसका जो मॉडुलस होगा उसका पावर 3, और इसके जगह रिप्लेस कर देना है R1 माइनस आर का वेक्टर। ये देखो यहां मॉडुलस का पावर 3 किया, क्योंकि यहां आर का पावर 3 है, ये मॉडुलस ये मतलब वैल्यू है, और ये वेक्टर है, इसलिए मैंने वेक्टर को ही फॉर्म में रहने दिया इसको। हमको पता नहीं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैंने आपको आई होप पूरी तरह समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आया ना, 2-3 बार देखो, रिकैप करके देखो इस वीडियो को। तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, क्या होगा दोस्तों, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसका फाइनल रिजल्ट। एफ बराबर हमारा निकल के आएगा ये के, लो के को के बराबर जान लो 1/4πε0 है के की वैल्यू, Q1 लिख ही देता हूं यार 1/4 फाइनल रिजल्ट में 1/4πε0 Q1 इंटीग्रेशन है पूरा 0 से L तक, और है लैम्डा dl बाय R1 माइनस R का वेक्टर Q इनटू, समझ में आया, समझ में आया क्या ये चीज, आई होप आपको आ गया होगा। तो दोस्तों इस चीज को बार बार रिकैप करो, बार बार रिकैप करके देखो, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब देखो दो चीज और रह गया हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये 2 मिनट का काम है, बस इसी को रिप्लेस करना है, थोड़ा समझो। तो जरा ऐसा एक चीज देखो, मैं इसको 2 मिनट में कर देता हूं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी इसको खत्म कर देता हूं, यहां तक मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना अपना बैक करके। देखो दोस्तों, जब एक लीनियर चार्ज था तो हमारा लैम्डा इंटू डीएल आया। अगर हमारा कोई मान लो इस तरह की कोई सीट हो,
ठीक है, इस पे प्लस 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 मतलब 2 डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फिर वही करेंगे, एक छोटा सा शीट काटेंगे जिसपे कि DQ चार्ज होगा। ठीक है, DQ चार्ज के कारण जो हमारा ये पूरा होगा। अब DQ चार्ज की जो छोटी सी एरिया होगी वो DA होगी, तो यहां से हम निकालेंगे तो दोस्तों सिग्मा इजकल टू DQ अपॉन DA हो जाएगा। यहां से DQ का वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू DA हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जैसे कि आपने यहाँ पर लैम्डा इंटू DL किया था, उस केस में लीनियर में जो लैम्डा इजकल टू Q अपॉन L होता था, तो Q छोटा सा काटा था, DL छोटी हो गई, तो लैम्डा इजकल टू DQ अपॉन DL था, तो वहां से DQ इजकल टू लैम्डा इंटू DL आया, तो वो वही बस यहाँ। तो इस रिलेशन में ना, इसमें जो फोर्स होगा जब ये शीट हो हमारा, माने अगर हम सरफेस चार्ज की बात करें तो सरफेस चार्ज क्या हो जाएगा, इसी तरह से रिप्लेस हो जाएगा। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है बस लैम्डा इंटू DL का जगह हो जाएगा सिग्मा इंटू DA आ जाएगा। तो F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये भी तो किसी चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा ना, Q1 लैम्डा इंटू DL क्या होगा सिग्मा इंटू DA, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर A तक। ठीक है, जो पूरा एरिया होगी इसकी 0 से लेकर पूरी A तक इंटीग्रेशन, तो सिग्मा इंटू DA। अब देखो अपॉन में आ जाएगा वही चीज R1 माइनस R का पावर 3 और हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम करते हैं दोस्तों, इसी तरह अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में हमारा क्या हो जाएगा कि एक पूरा सा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहेगा इस तरह सा, पूरे में प्लस प्लस जो भी चार्ज होगा, इसी तरह से डिस्टेंस R और R1 होंगे, Q1 चार्ज होगा। तो फाइनली क्या आने वाला है, अब उसमें वही करेंगे, DQ चार्ज काटेंगे। DQ चार्ज काटने का, जब हम इसमें DQ चार्ज काटेंगे तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो dV हो जाएगी, DQ चार्ज की वॉल्यूम dV हो जाएगी। तो उसी तरह से हम यहां से रो निकालेंगे तो DQ अपॉन dV हो जाएगा। तो यहां से DQ निकालेंगे तो रो इंटू DQ निकालेंगे तो रो इंटू dV हो जाएगा ना। तो बस नहीं, जहां पे लैम्डा इंटू DL आया, यहाँ पे सिग्मा इंटू DA आएगा। तो इस फार्मूला में सब चीज सेम रहेगा, बस इन दोनों के जगह हमारा रिप्लेस हो गया सिग्मा इंटू DV। सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं सिग्मा, और इसको रो इंटू DV बोल देंगे। अब हमारा F की जो वैल्यू आएगी इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटीग्रेशन 0 टू वॉल्यूम, बस ये 0 टू L वो लेंथ वाइज था, 0 टू है क्योंकि ये एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब ये पूरी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन यानी वॉल्यूम वाइज है, तो 0 से लेकर V तक करेंगे। और यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रो इंटू DV अपॉन में R1 माइनस R का पावर 3 R1 माइनस R। ठीक है, ये हमारा हो गया 4। तो इस तरह से आपने देख लिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, चाहे वो 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में हो या 3 डायमेंशन में हो। तो दोस्तों बात आती है इसकी न्यूमेरिकल्स की। तो एक्चुअली इसके न्यूमेरिकल्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे ना उसके साथ में ही करेंगे। इसका कोई ऐसे अकेला न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं मिला, बट इलेक्ट्रिक हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही रिलेट करके इसको दिया गया है। तो मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम इसकी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये थ्योरी अच्छे से ध्यान रखनी है, और खास करके ये चीज ध्यान रखना है R1 माइनस R क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। यहाँ पे सीधे हम R का स्क्वायर लिख देते हैं, किसी को पता भी नहीं होगा चलेगा ये R क्यों, ये कूलम के लॉ में R की पावर 3 कहां से आ गया भाई, वो तो R के स्क्वायर के होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो ये R की पावर 3 ये वेक्टर फॉर्म में, अगर हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कूलम्स के चार्ज में, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अपोजिट होता है, या फिर पावर 3 के। तो पावर 3 हमारा आंसर। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे बाद में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।